गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेस एकेडमी। आज जो है हम सिटीजनशिप का पार्ट सेकंड जो है स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आप सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जिन्होंने पार्ट 1 जो है नहीं देखा है तो वो मेरी लिंक दे दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शंस में, तो आप वहां पर जाकर नागरिकता की या सिटीजनशिप का फर्स्ट पार्ट्स आप देख सकते हैं। देन जो है फिर आप सेकंड पार्ट में मूव ऑन करिएगा, और जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देख रखा है वो लेट्स कंटिन्यूस कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम आज जो है नागरिकता का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जो आज का जो चैप्टर है नागरिकता, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसे कि आपको पता है कि नागरिकता में जो आर्टिकल है 5 to 11 जो आर्टिकल वो कवर करेगा, तो इसलिए जो इसका सेकंड पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना भी ना भूलें। चलते हैं, अब जो है हम नागरिकता के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं प्रावधान के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम? प्रावधान के बारे में। तो फर्स्टली हम पहले मैं आपको डायग्राम बता देता हूं जिसमें कि हमें प्रावधान को पढ़ना था। तो इसमें हम सेकंड टाइप देखेंगे जो कि होता है प्रावधान। अब प्रावधान भी जब थे तब इसके दो मूलभूत आपको देखने को, या 2 टाइप्स आपको देखने को मिला था। फर्स्ट, जिसे हम कह रहे थे कि संविधान लागू होने के समय क्या प्रावधान थे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था कि संविधान लागू के समय प्रावधान। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं संविधान लागू होने के समय प्रावधान, और आखिरकार अभी जो यदि हम करंट की बात करें कि आखिरकार करंट या वर्तमान जिसे हम बोलें कि वर्तमान में क्या प्रावधान है, क्या रूल्स नियम से, तो उसके बारे में हम लिखेंगे, जानेंगे। तो वर्तमान प्रावधान के बारे में, ठीक है, तो वर्तमान प्रावधान के बारे में हम जानेंगे। अब चूंकि जो वर्तमान प्रावधान है वो भी आपको 2 कैटेगरीज में देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें सब पार्ट्स हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें लिखा रहेगा कि नागरिकता प्राप्ति, नागरिकता प्राप्त का प्रावधान, नागरिकता प्राप्त का प्रावधान। और सेकंड क्या हो जाएगा इसका बी पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे नागरिकता समाप्ति का प्रावधान, कि आखिरकार नागरिकता समाप्ति के लिए क्या क्या प्रावधान है। नागरिकता समाप्ति का प्रावधान। ओके, तो हमको ये पूरे इन डिटेल जो है हमें इस वीडियो में कवर अप करना है। तो हम क्या देखेंगे? मोस्टली फर्स्ट हम देखेंगे प्रावधान। प्रावधान 2 टाइप्स के होंगे, जिसमें संविधान लागू के समय क्या प्रावधान थे, या वर्तमान में आज की डेट में क्या प्रावधान है। अब वर्तमान प्रावधान की यदि हम बात करें तो वर्तमान प्रावधान 2 भाग में आपको देखने को मिलेगा। एक आपको देखने को मिलेगा नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान क्या है, आखिरकार कैसे हम भारत देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा कि आखिरकार कैसे किसी की सिटीजनशिप को समाप्त किया जा सकता है। तो इसको आप जल्दी से जल्दी नोट डाउन भी मेरे साथ करते रहिए, और यदि आप लोगों को मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो साथ ही साथ इसको नोट डाउन भी करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला जो पॉइंट था हमारा, संविधान लागू के समय क्या प्रावधान थे। तो फर्स्ट हम पार्ट देखेंगे, इसके अंतर्गत क्या क्या पॉइंट आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या देखने को मिलेगा कि अधिवास द्वारा नागरिकता। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा, जब संविधान लागू के समय क्या प्रावधान थे, आखिरकार क्या रूल्स नियम थे जब संविधान लागू हुआ। अधिवास द्वारा नागरिकता को बोला जाता है सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है अधिवास द्वारा नागरिकता को सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। आखिरकार ये अधिवास द्वारा नागरिकता क्या होता है? तो अधिवास द्वारा नागरिकता का मतलब ये होता है कि भारत में या भारत भूमि में पैदा
हुए हो माता पिता तथा संविधान घोषित होने से पूर्व कम से कम 5 वर्ष से भारत भूमि पर निवास करते हो। क्या करते हो? निवास करते हो। ठीक है, तो इसे बोला जाता है सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, यानी कि अधिवास द्वारा नागरिकता। तो अधिवास द्वारा नागरिकता आप उसे बोलेंगे कि भारत भूमि पर, ठीक है, पैदा हुए हो माता पिता या संविधान घोषित होने से पूर्व। तो संविधान घोषित होने से पूर्व कब हुआ संविधान घोषित? तो वो हुआ 26 जनवरी 1950। तो संविधान घोषित होने से पूर्व, ठीक है, संविधान घोषित होने से पूर्व कम से कम 5 वर्ष, याद रखिएगा, कम से कम 5 वर्ष जो है वो भारत भूमि पर निवास करते हो, तो उसको बोला जाता है अधिवास द्वारा नागरिकता, जो कि आपके क्या कब आएगा? ये संविधान लागू होने के समय जो था वो प्रावधान था। ठीक है ना। देन नेक्स्ट सेकंड पॉइंट अब हम देखेंगे। सेकंड क्या हो जाएगा यहां पर कि शरणार्थी नागरिकता। देखो, शरणार्थी नागरिकता को क्या बोला जाता है? रिफ्यूजी भी बोला जाता है। तो शरणार्थी नागरिकता का मतलब क्या होता है? जो कि आप समझते हैं कि हो सकता हो किसी देश का कोई व्यक्ति हो, किसी भारत देश का नहीं, किसी दूसरे देश का व्यक्ति अपनी आपातकाल स्थिति के कारण या उसको धर्म के कारण, जाति के कारण, जन्म के कारण, जाति के कारण, धर्म के कारण, ठीक है, आदि कारणों से उसके क्या हो रहा हो? उत्पीड़न हो रहा हो, शोषण हो रहा हो, तो वो क्या कर रहे हैं? पलायन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको शरणार्थी बोला जाता है। ठीक है ना। उसके एक देश से अपना देश को छोड़ के वो किस कंट्री में आ रहे हैं? दूसरी कंट्री में आ रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? शरणार्थी। तो एक मतलब तो शरणार्थी का यहां पर ये होगा। दूसरा मतलब आप देखेंगे कि क्या होगा कि 19 जुलाई 1948, ठीक है, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 19 जुलाई 1948, ठीक है ना, 19 जुलाई 1948, इस डेट से पहले, ठीक है ना, इस डेट से पहले जो व्यक्ति, इस डेट से पहले जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गए हैं, वो लोगों को नागरिक कहा गया। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? शरणार्थी का मतलब, शरणार्थी का यहां पर मतलब होगा कि 19 जुलाई 1948 इस डेट से पहले जो भी व्यक्ति हैं वो पाकिस्तान से भारत आ गए तो उन्हें तो नागरिक कहा गया, लेकिन जो इस डेट से बाद में आए हैं, ठीक है ना, जो इस डेट से बाद में आए हैं वो क्या कहलाएंगे? वो शरणार्थी कहलाएंगे, यदि कोई 6 महीने से ज्यादा यदि रह लेता है। ठीक है, तो एक शरणार्थी का मतलब तो पलायन हुआ, और दूसरा शरणार्थी का मतलब यहां पर आपको यह देखने को मिलेगा जो पाकिस्तान से भारत आए हैं। ठीक है, तो ये यदि 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए तो ये भारत देश के नागरिक हो गए। अब यदि ये इसके बाद आए हैं तो वो क्या कहलाएंगे? वो शरणार्थी कहलाएंगे। ठीक है, तो जो व्यक्ति इसके बाद आए हैं उसमें क्या गया है कि 6 माह बोल दें या 6 महीने की शर्तें, ठीक है, 6 महीने की उनको शर्तें रखी गई कि आपको 6 महीने कम से कम भारत देश में रहना है। तो 6 महीने की शर्तें रखी गई। इसके बाद इन्हें शरणार्थी कहा गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक शरणार्थी का मतलब होता है पलायन करना, और दूसरा शरणार्थी का मतलब होता है कि 19 जुलाई 1948 इस डेट के पहले यदि जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गए तो वो तो नागरिक कहलाएंगे,
यदि इसके बाद आए तो बाद शर्त उन्हें 6 महीने भारत में रहना पड़ेगा। देन उसके बाद उन्हें क्या कहा गया, उसके बाद इन्हें शरणार्थी कहा गया। ठीक है, शरणार्थी कहा गया। तो ये एक पॉइंट हो गया हमारा अधिवास द्वारा नागरिकता, दूसरा पॉइंट हो गया शरणार्थी नागरिकता। थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा विदेश में रहने वाले नागरिक। ठीक है, विदेश में रहने वाले नागरिक। ठीक है, विदेश में रहने वाले नागरिक। अब विदेश में रहने वाले नागरिकों को क्या बोला जाएगा, तो इन्हें एलियंस बोला जाता है। ठीक है ना, तो विदेश में रहने वाले नागरिकों को हम देख लेते हैं। अब इसमें क्या शर्तें हैं कि व्यक्ति या उसके माता पिता या दादा दादी, ठीक है ना, ऐसा व्यक्ति, इसको ऐसा लिख लेंगे, ऐसा व्यक्ति, ठीक है ना, ऐसा व्यक्ति या उसके माता पिता, उसके माता पिता या दादा दादी, ठीक है, या उसके माता पिता या उसके दादा दादी का जन्म, ठीक है ना, का जन्म भारत देश में हुआ हो, का जन्म भारत। अब भारत का मतलब हो रहा है अविभाजित भारत की बात हो रही है। ठीक है ना, जब ये डेट मीन्स भारत और पाकिस्तान आजाद, जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग नहीं हुए थे। ठीक है ना, तो उसकी बात कर रहे हैं, किसकी, विदेश में रहने वाले नागरिक की, कि ऐसा व्यक्ति या उसके माता पिता या उसके दादा दादी का जन्म भारत, इसमें हम लिख लेंगे अविभाजित, ठीक है, भारत में हुआ हो। ठीक है, तो उसे, ठीक है, हुआ हो तो उसे नागरिक कहा जाएगा। अब समझिए, अब इसको नागरिक कैसे समझेंगे, विदेश में रहने वाले व्यक्ति को क्या कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति या उसके माता पिता या उसके दादा दादी किसी का भी जन्म भारत में हुआ हो, भारत में भी कब, जब वो अविभाजित हुआ हो, तो उसे नागरिक कहेंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो है आपको तो भारतीय दूतावास में आपको प्रमाण पत्र लगा के एक आवेदन करना रहेगा, तब जाके वहां पर आपको क्या माना जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, तो विदेश में रहने वाले नागरिक का मतलब यहां पर यह होगा कि भारतीय दूतावास में आपको एक आवेदन पत्र के साथ उसका प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना पड़ेगा, तब जाके आप भारत के नागरिक होंगे। और ये हम तीनों पॉइंट में बार बार इसीलिए आपको बता रहा हूं, ये हम तीनों पॉइंट किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जब भारत संविधान लागू हो रहा था, भारत का संविधान लागू के समय के प्रावधान है ये। ठीक है ना, जब भारत संविधान बना रहा था उस समय जब लागू हुआ था, उसके पहले की बात हो रही, ना कि अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं, उसको मैं अलग डिस्कस करेंगे। तो ये आप जल्दी से नोट डाउन कर लें, और यदि आप मेरे वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर भी आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप जरूर कर सकते हो। तो चलिए, 3 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। अब जो है हम चौथा पॉइंट देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट जिसे हम बोलते हैं, वो होता है राजविहीन व्यक्ति। ठीक है, जिसे हम स्टेटलेस पर्सन बोला जाता है। अब राजविहीन व्यक्ति क्या होगा, अब ये राजविहीन व्यक्ति क्या होता है, राजविहीन व्यक्ति वो होता है जिसके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं होती है, या फिर हम ये बोलें कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास नागरिकता होने के लिए उसके पास दस्तावेज नहीं होते हैं, संपूर्ण दस्तावेज नहीं होते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, राजविहीन व्यक्ति कहलाते हैं। ठीक है, इसका एक आप उदाहरण समझिए कि जैसे हम बात करें बांग्लादेशी की। ठीक है, यदि आप असम में आप देखेंगे तो कई सारे जो बांग्लादेशी हैं वो क्या कर रहे हैं, इंडिया में आ गए। अब इंडिया में आ गए तो उन्होंने क्या करा, शादी कर ली। अब शादी कर ली तो यहाँ पर क्या हो गए, तो उनके पास कोई नागरिकता प्रूफ करने के उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या हुआ, उनके जो बच्चे होंगे वो एक प्रकार से क्या कहलाएंगे, वो स्टेटलेस पर्सन कहलाएंगे। डेट मीन्स राजविहीन व्यक्ति कहलाएंगे। तो मतलब बांग्लादेशी क्या करेंगे, अवैध तरीके से प्रवास करेंगे इंडिया में, और फिर वो क्या करेंगे, एक वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेंगे, और उनसे जो संतान होगी वो एक प्रकार से राजविहीन व्यक्ति कहलाएगी। ऐसा आप समझ लिए। तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं कि राजविहीन व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास
जिसके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं होती है, या फिर एक और क्या बोल सकते हैं कि या नागरिकता संबंधी वैध दस्तावेज नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? राजविहीन व्यक्ति कहलाता है, जिसके पास किसी देश की या तो नागरिकता नहीं है या फिर नागरिकता संबंधी उसके पास वैध दस्तावेज नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? राजविहीन व्यक्ति कहलाता है। उदाहरण के लिए आपको मैंने अभी बांग्लादेशी का दिया, जो कि आपको कई सारे ऐसे उदाहरण असम स्टेट्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कंप्लीट कर रहे हैं? यहां पर हम संविधान लागू के समय जो प्रावधान थे उन्हें हमने यहां पर कंप्लीट करा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि आखिरकार वर्तमान प्रावधान क्या है। तो चलते हैं, अब हम जो है वर्तमान प्रावधान को डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड हमारा पॉइंट क्या था? सेकंड हमारा पॉइंट था कि वर्तमान प्रावधान आखिरकार क्या है। तो वर्तमान प्रावधान में हम पहले देखेंगे फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हम यहां पर देखेंगे कि नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान। तो फर्स्ट पार्ट यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान, ठीक है। तो यहां पर आपको वर्तमान प्रावधान के अंतर्गत क्या देखने को मिलेगा कि आखिरकार कैसे भारत देश की नागरिकता प्राप्त करने के क्या क्या प्रावधान या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब यहां पर जो वर्तमान प्रावधान है, इसी को अब नागरिकता अधिनियम 1955 कहा गया है, ठीक है। तो इसको क्या बोला गया है? भारतीय, देखिए मैं बता देता हूं क्या बोलते हैं, भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है। तो इसे ही बोला जाता है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, जो कि वर्तमान प्रावधान के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या चीज देखने वाले हैं, वो है नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान, कि आखिरकार कैसे भारत देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें आपको पॉइंट देखने को मिलेगा, वो होगा बाय बर्थ, जिसे हम बोलते हैं जन्म द्वारा, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है? बाय बर्थ, ठीक है, बाय बर्थ, ठीक है, जन्म द्वारा। तो इसके अंतर्गत क्या है कि कोई भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 या इसके बाद यदि कोई भी भारत में जन्म लेता है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा, ठीक है, भारत का नागरिक कहलाएगा, बशर्त उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक मूल भारत का व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, या फिर कोई अवैध प्रवासी ना हो, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका बाय बर्थ, ठीक। इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, कैसे कि कोई भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 या इसके बाद या इसके, ठीक है ना, या इसके पश्चात बोल, ठीक है, तो इसके पश्चात भारत में जन्म लिया हो, पश्चात भारत में जन्म लिया हो, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा, ठीक है। तो क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक कहलाएगा, बशर्त, एक शर्त है यहां पर, बशर्ते उसके जन्म, उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों, नागरिक हो या
माता पिता में से दोनों में से कोई एक, माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, नागरिक हो तथा दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या बोलेंगे कि अवैध आप्रवासी ना होना चाहिए, अवैध आप्रवासी ना हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, भारतीय नागरिक कहलाएगा। ठीक है, तो इसको फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, जन्म द्वारा ऐसा एक व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या इसके पश्चात भारत में जन्म लिया हो, या फिर बात शर्त है कि वो भारत का नागरिक कहलाएगा, बात शर्त है कि उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हो, या फिर माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, दूसरा कि वो अवैध प्रवासी ना हो, तो ये क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, तो सेकंड हम देखते हैं वंश के आधार पर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा सेकंड, वंश के आधार पर। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, वंश के आधार पर या ब्लड रिलेशनशिप जिसे हम बोलते हैं, उसके आधार पर हम देखेंगे कि आखिरकार कैसे भारत की नागरिकता को वो प्राप्त कर सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि किसी व्यक्ति का जन्म, ठीक है ना, किसी व्यक्ति का जन्म देश के बाहर, किसी व्यक्ति का जन्म देश के बाहर होता है। ठीक है, तो उस समय, ठीक है, किसी व्यक्ति का जन्म देश के बाहर होता है तो उस समय उसके माता पिता, ठीक है ना, उसके माता पिता दोनों, या फिर माता या पिता कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है ना, या उसका जन्म तो वो भारत का नागरिक होगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, वंश के आधार पर कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि किसी दूसरे देश में जन्म लेता है। अब दूसरे देश में जन्म लिया चूंकि कि उसका जो माता पिता है वो दोनों, या फिर माता या फिर पिता दोनों में से कोई एक जो है वो भारत के यदि नागरिक होता है तो भी वो भारतीय ही कहलाएगा। इसको हम बोलते हैं वंश के आधार पर। ठीक है, वंश के आधार पर भारत की नागरिकता का प्राप्त करना। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा बाय बर्थ, सेकंड प्राप्त था हमारा वंश के आधार पर या रक्त संबंधी आधार पर हम नागरिकता को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, वो होगा पंजीकरण के द्वारा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, पंजीकरण। देखिए थर्ड होता है पंजीकरण के द्वारा। तो इस प्रावधान के अंतर्गत वो व्यक्ति आते हैं जिनका मूलतः, या जिनको हम बोले जिनका मुख्यतः, आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनका यानी बाहर देश के नागरिक होंगे, जिनका मुख्यतः जो विवाह है भारतीय नागरिकों से किया गया हो, जिनका विवाह भारत के नागरिक से हुआ हो, और तथा ये जो है कम से कम 5 वर्षों तक भारत में निवास करते हो, तो उसको पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता दी जा सकेगी। ठीक है, यानी कि इसको आप ऐसा समझिए कि कहीं दूसरे देश का नागरिक है, ठीक है ना, दूसरे देश का नागरिक है, उसने क्या करा, भारतीय मूल या भारतीय नागरिक से उसने विवाह कर लिया, तो भारतीय नागरिकता उसको प्राप्त करने के लिए कम से कम 5 वर्षों तक क्या करना पड़ेगा, भारत में रहना पड़ेगा। इसी को ही क्या बोला जाता है, पंजीकरण कहा जाता है। पहले ये जो थी नागरिकता प्राप्त करने के लिए 6 महीने दिया गया था, बट इसको बाद में 1992 में चेंजेस करके, ठीक है ना, संशोधन करके इसको 5 वर्ष किया गया। ठीक है, तो पंजीकरण में हम लिखेंगे कि ऐसे व्यक्ति जिनका विवाह, ठीक है ना, ऐसे व्यक्ति जिनका विवाह भारतीय नागरिक के साथ
हुआ है, ठीक है, जिनका विवाह भारतीय नागरिक के साथ या भारत के नागरिक के साथ हुआ है, इसके लिए कम से कम 5 वर्षों तक भारत में निवास करना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ था कि पहले ये जो 5 वर्ष है, पहले इसकी अवधि क्या थी, 6 माह थी, ठीक है। बट क्या हुआ कि बाद में जब 1992 में इसको संशोधन किया गया तो बाद में इसको कितने वर्ष कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। तो आपने 3 पॉइंट आपने देखे जिसमें कि हम भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहला है बाय बर्थ, दूसरा है वंश के आधार पर और तीसरा है पंजीकरण। अब ऐसे ही जो है हम 4th पॉइंट क्या होगा, जो कि होगा देशीकरण के द्वारा, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप जो है लोग नोट डाउन कर लें।